अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूँ जब्बाद अहमद सिद्दीकी। आज सूबा बलूचिस्तान नाज़रीन एक मरतबा फिर दहशतगर्दी का निशाना बना है। इस मरतबा दहशतगर्दों ने बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में दरगाह शाह नूरानी को निशाना बनाया है। अब जहाँ पर जो अब तक की इत्तलात अब हमारे सामने हैं, कम अज़ कम 30 अफराद इस धमाके के नतीजे में जाम बहक हो चुके हैं। अब ज़ख्मियों के हवाले से 70 से 100 तक की तादाद हमारे सामने आ रही है। जो खलीफा हैं इस दरगाह के, अब उनके मुताबिक हफ्ते और इतवार के रोज़ यहाँ पर एक खुसूसी तौर पर धमाल का एहतमाम होता है। और आज भी जिस वक्त धमाका हुआ है इस दरगाह पर, उस वक्त यहाँ धमाल जारी था, जिसमें कम व बेश 500 से 600 अफराद अब शरीक थे और ये धमाका इस दरगाह के अहाते में हुआ है। तशवीशनाक सूरत हाल जो इस वक्त बन रही है नाज़रीन, वो यकीनन रेस्क्यू ऑपरेशन, इमदादी सूरत हाल को लेकर है। अब तक जो हमें इत्तलात मिल रही हैं वो इस हवाले से हरगिज़ हौसला अफजा नहीं है। अब दूर दराज इलाका है, इमदादी टीमों को यहाँ पहुँचने में, रसाई हासिल करने में मुश्किलात हैं। कराची से एम्बुलेंसेज हमारे पास मुसलसल इत्तलात आ रही हैं कि इस इलाके की जानिब रवाना की गई हैं, लेकिन जहन में रहे कि कम अज़ कम मुसाफत कराची से इस इलाके की 2 घंटे से ज़ायद है। अब इस ज़रूरत पर भी बार बार बात हो रही है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर्स की ज़रूरत होगी, जो बहरहाल इस वक्त तक हमें इमदादी कार्रवाइयों में कहीं इस्तेमाल होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये इत्तलात इस सूरत हाल को मज़ीद तशवीशनाक और पेचीदा बना रही हैं कि वहाँ पर मवासलाती निज़ाम अब एक मुनासिब मौजूद नहीं है। इस धमाके के बाद इलाके में अंधेरा है, जिसकी वजह से यकीनन जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं वो मज़ीद दुश्वारी का शिकार हो रही हैं। सो यकीनन जो बड़ा सवाल इस वक्त हमारे सामने है वो इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से है, और फिर उसके साथ साथ यकीनन इस सूरत हाल का भी जायज़ा लिया जाना चाहिए कि क्यों बलूचिस्तान में पै दर पै दहशतगर्दी के ये वाक़यात हम होते देख रहे हैं। 8 अगस्त को कोयटा का सिविल अस्पताल, वहाँ वकला पर होने वाला दहशतगर्द हमला हो जिसमें 70 अफराद जान से गए। उसके बाद पुलिस एकेडमी 24 अक्टूबर 61 के करीब अफराद जान से गए। और आज इस दरगाह शाह नूरानी पर ये हमला, जिसके हवाले से हतमी तौर पर इस वक्त तक ये तय नहीं किया जा सका कि आया ये एक खुदकुश हमला था या नहीं, लेकिन इसमें भी 30 अफराद अपनी जान से गए। डॉन न्यूज़ कोयटा की ब्यूरो चीफ अली शाह इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल इस वक्त लेते हैं। अली, अब सबसे पहले तो हमें आप इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से बताइए। अब एम्बुलेंसेज पहुंची हैं जाए वकुआ पर, इस वक्त कुछ जख्मी जाए वकुआ से अस्पताल तक पहुंच पाए हैं या नहीं अब तक? जी, इस वक्त जो इमदादी सरगर्मियां हैं वो जारी तो है, लेकिन इमदादी जो कारकुन है उनको काफी मुश्किलात का सामना है। ये इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है, हब से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर है। और फिर जहाँ पे ये शाह नूरानी जो वाक़या है ये 5 किलोमीटर पहाड़ों के अंदर है। वहां पर रोड जो है वो ठीक नहीं है, सड़क की हालत इंतहाई खराब है। इमदादी कारकुन जो है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी अहम बात यह है कि इंतजामिया के जितने भी सीनियर अफसरान हैं वो इस वक्त जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। लिवीज, पुलिस और फ्रंटियर कोर के जो जिम्मेदारान हैं वो जाए वकुआ पर पहुंच गए हैं। वहां से कुछ जख्मियों को इस वक्त एम्बुलेंसेस के जरिए हब मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अब भी जाए वकुआ पर जख्मी जो हैं वो पड़े हुए हैं। और जराए कि ये भी वहाँ जो मकामी लोग हैं वो अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को हब लाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर्स भी हुकूमत बलूचिस्तान के पास नहीं है। हुकूमत बलूचिस्तान के जराए का भी ये कहना है कि वफाक और सिंध हुकूमत जो है वो हेलीकॉप्टर्स फराहम करे, चूंकि जो शदीद जख्मी है उनका ये कहना है कि उनको कराची मुंतकिल किया जाना चाहिए। इस वक्त जो इमदादी कारकुन है उनको काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो अमवात है, जितनी जो किलिंग्स हुई है वो अब बता रहे थे हुकाम के 30 है, लेकिन जो अनकन्फर्म रिपोर्ट्स है वो ये भी बता रहे हैं कि जाम बहक होने वाले जो लोग हैं उनकी तादाद अब 35 हो गई है, लेकिन इसकी सरकारी तौर पर अभी तक कोई सही तस्दीक नहीं हो सकी है। कमिश्नर कलाब डिवीजन से हमने बात की, उनका ये कहना है कि हलाकतें हुई है 2 दर्जन से ज्यादा है। ताहम उनका ये कहना है कि हतमी तौर पर ये नहीं कहा जा सकता है कि इस धमाके के नतीजे में कितने लोग जो है अली अब तो इस धमाके को 1.5 घंटे से ज्यादा हो चुका, और ये तो फौरी तौर पर वाज़ेह था कि दूर दराज इलाका है, दुश्वारी होगी रसाई में। सो ये हेलीकॉप्टर्स का मामला, अब कोई हिलजुल हुई है सिंध हुकूमत या वफाक की जानिब से, या अभी तक ये सिर्फ दरखास्त है कि हेलीकॉप्टर्स की जरूरत है?
देखिए, इस वक्त वहाँ के जो सियासी रहनुमा है, मकामी लोग हैं या जो मकामी कबाइल हैं, उनका ये कहना है चूंकि वो इस वक्त अपनी मदद आप के तहत जख्मियों को हब ला रहे हैं, फिर जो शदीद जख्मी है उनको हब से कराची पे मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन ये बहुत दूर, इंतहाई दूर अफ्तादा इलाका है। वहाँ पर इमदादी कारकुनों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पहले जब ये धमाका हुआ तो हुकाम को शायद ये अंदाजा नहीं था कि ये इतना बड़ा धमाका है और इस धमाके के नतीजे में इतनी अमवात हो सकती है। अब ऐसा ऐसा वहां से जो हमें इतलात मिल रही है, तो अब जो जान बहक होने वाले लोग हैं उनकी तादाद में भी ऐसा ऐसा इजाफा होता जा रहा है। वहां पे टेलीफोन भी सही काम नहीं कर रहे हैं और इस धमाके का जो नौयत है धमाके की, उसके बारे में भी अभी तक हुकाम ने नहीं बताया है। जो अनकन्फर्म रिपोर्ट है, जिनकी अभी तक सरकारी तौर पे कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, उसमें यह बताया जा रहा है कि हो सकता है ये खुदकश हमला हो। लेकिन कमिश्नर जो कलात डिवीजन है मोहम्मद हाशिम गिलजई, उनका ये कहना है कि ये धमाका जो है, इस धमाके की नौयत के बारे में वो फिलहाल ये बताने की पोजीशन में नहीं है कि धमाका किस नौयत का था। ठीक है अलीशा, अब साथ ही हमारे रहिए। इस वक्त मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बलोचिस्तान से सेनेटर फतेह मोहम्मद हसनी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। हसनी साहब, प्रिया आपके वक्त का। हसनी साहब, यकीनन इस वक्त जो बात हो रही है इस अफसोसनाक वाक़े के बाद, वो रेस्क्यू ऑपरेशन इमदादी कार्रवाइयों की हो रही है और ये दरख्वास्त आ रही है बलोचिस्तान हुकूमत की जानिब से कि विफाक और सिंध हुकूमत अब हेलीकॉप्टर्स को रवाना करे। तो ज़रा आप यकीनन इस इलाके को हमसे बेहतर जानते हैं, बताइए कि कितना बड़ा चैलेंज होगा ये सूबाई हुकूमत के लिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस इलाके में। पहली बात तो ये है कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि ये इस तरह का वाकया पेश आया है और इसमें बहुत सारी हमारे शहीद हुए लोग, हमारे जो अक्सर और बेशतर खासकर हफ्ते के दिन और इतवार के दिन लोग आते हैं यहाँ पे इस मज़ार पे हाजिरी देते हैं। ये अफसोसनाक खबर है और मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही दूर दराज इलाका है और बलूचिस्तान में हाय दिन इस तरह के हादसा होते जा रहे हैं। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि इस तरह की वाकयात पे यकीनन बलूचिस्तान गवर्नमेंट के जो वसाइल हैं वो तो अपने तौर पे कोशिश करेंगे कि इनकी मदद करें और इनको जो रेस्क्यू कर सकते हैं कर लें, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये इतना दूर दराज इलाका है। यहाँ पे ना तो इस वक्त कोई हेलीकॉप्टर जा सकता है, ना ही वहाँ पे इस तरह के, बलूचिस्तान में तो एम्बुलेंस को आप भूल जाएं कि कोई इस तरह के एम्बुलेंस होंगे इस इलाके में जो जा सके वहाँ पे। यकीनन ये मदद उनको सिंध गवर्नमेंट से चाहिए, फेडरल गवर्नमेंट से चाहिए कि वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए उनकी मदद करें। और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेरा ख्याल में जिस तरह का हादसा पेश आया है इसमें लोगों का यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इतना खून बह जाएगा कि मेरे ख्याल में काफी नुकसान होगा उस हद तक। मुझे नहीं पता कि फेडरल गवर्नमेंट इसमें क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही है, लेकिन इस तरह के हादसा इंतहाई अफसोसनाक है कि आए दिन बलूचिस्तान में आप देख लें कि इससे पेशतर बलूचिस्तान के वकला के साथ क्या हुआ, फिर बलूचिस्तान के नौजवान जो पुलिस के उनके साथ क्या हुआ। हसनी साहब, मैं कथा कलामी आप साथ रहिए। हमारे मीर हासिल बजिंजो साहब जो कि सरबराह हैं नेशनल पार्टी और वजीर हैं बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग, मुझे इस वक्त ज्वाइन करें। बजिंजो साहब बहुत शुक्रिया। अब सर, मैं इसी नुक्ते को इस वक्त उठा रहा हूँ कि इमदादी कार्रवाइयाँ यकीनन इस वक्त तमाम तर तवज्जो उसके ऊपर हैं। सो ये जवाज है एक मुनासिब कि ये दूर दराज इलाका है, यहाँ रसाई मुश्किल है, या ये बहरहाल एक सवाल इंतजामी सलाहियत पर सूबाई हुकूमत की बनता है? बजिंजो साहब, बजिंजो साहब हमारे साथ हैं आप? बजिंजो साहब से हम दोबारा राब्ता करते हैं। जी हसनी साहब, आप इस सवाल पर अगर कहना चाहें कुछ। जी मैं ये कहता हूँ, देखिए जी वाकई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर इस तरह की, ये तो दूर दराज इलाका है, यहाँ पे खुदा कोयटा में अगर इस तरह के कोई शहरों में, हमारे छोटे मोटे शहरों में इस तरह के मसले होते तो हमारे पास इनको इस तरह से रेस्क्यू करने का कोई खास मेरे ख्याल में कोई सिस्टम हमारे पास बलूचिस्तान में मौजूद नहीं है। ये तो वफाकी हुकूमत को चाहिए कि बलूचिस्तान फैला हुआ एक इलाका है और इस तरह के हादसा अब आए दिन इस तरह के वाकयात हो रहे हैं, इनको रोकने की कोशिश करे। और मैं ये समझता हूँ कि ये जैसे शाहनूरानी में ये वाकया हुआ है, ये हब से कम पहाड़ी इलाका है और हब से कम अज कम ये 60-70 किलोमीटर से ज्यादा है और यहाँ पे कोई ना तो कोई रोड का बंदोबस्त है और ना ही बाकी बुनियादी जो जरूरियात है। ये छोटे मोटे जो आपके जो तबी इमदाद के लिए हॉस्पिटल्स होते हैं बलूचिस्तान में अक्सर बेशतर
جہاں پہ چھوٹے موٹے طبی یہ ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں پہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں. وہاں پہ کوئی اگر ڈاکٹر کا تو سوال ہی پیدا نہیں, نام اس کا لسٹ میں ہوگا لیکن ڈاکٹر وہاں پہ موجود نہیں ہوگا. اگر چھوٹا سا ایک ہاسپٹل ہوگا بھی تو اس کو کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان چیزوں کا نوٹس لیں اور اس طرح کے حادثات اگر ہو رہے ہیں تو ان کو روکنے کی کوشش کریں, اور اگر روک نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ان کو طبی امداد دینے کی کوشش کریں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں سے شاید میں نے سنا یہی ہے کہ ایدی کے ایمبولینس وہاں پہ جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہی لوگ جو بھی کریں گے وہی کریں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ یا صوبائی حکومت وہاں پہ کچھ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب, اب جو بڑا سوال ہے, اب 8 اگست کو وکلا دہشت گردی کا نشانہ بنتے ہیں, پھر پولیس ٹریننگ اکیڈمی پر حملہ ہو جاتا ہے, آج یہ واقعہ ہو جاتا ہے. بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ پیچھا بلوچستان کا دہشت گردی سے کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ اس تازہ لہر کے پیچھے آپ ہماری کیا مدد کریں گے, کیا محرکات؟ میں دیکھیں جی, میں تو شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے ان غیر ملکیوں میں جو پاکستان میں جن کے پاس آج کل آئی ڈی کارڈ بھی موجود ہے, ان کے پاس ڈومیسائل بھی موجود ہے اور پورے پاکستان پہ چھائے ہوئے, جب تک آپ ان لوگوں کو پاکستان سے نہیں نکالیں گے, جب تک آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ لوگ رہتے کہاں پہ, یہ کس ملک کے لیے کام کر رہے ہیں, تو یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں چلتی رہیں گی. اور اگر ہم یہ اس بات کا خیال نہیں رکھیں گے کہ جی یو این او ہم سے ناراض ہوگا یا غیر ملکی طاقتیں ہم سے ناراض ہوں گی, تو ان کے لیے پہلے ہی ہم بہت بڑی قربانیاں دے چکے ہیں. دیکھیں ہم نے افغانستان کی مدد کی, ہم نے دوسرے ملکوں کی مدد کی, اور اس کا انجام یہ ہو رہا ہے کہ وہی لوگ ہمارے ایک تو باہر سے ہماری وہ دشمنی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں اور انڈیا کا ساتھ دے رہے ہیں, اور یہاں پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں اور ان پہ بھی ہم کچھ بھی نہیں کرتے. تو میرے خیال میں پھر یہ خالی یہاں تک ٹی وی میڈیا, بالکل الیکٹرانک میڈیا ہمارا آج کل الحمدللہ فعال ہے, یہ اس پہ باتیں بھی ہوتی ہیں, لوگ اپنے مشورے بھی دیتے ہیں, لیکن حکومت وقت کو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ باتیں ان کو سنو اور کچھ بھی نہیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, ہمارے ساتھ ہی آپ رہیے ناظرین. اس کا مطلب کہ بلوچستان کے اندر امن و امان کی جب بات آئے گی تو بظاہر وہاں پر گیپس موجود ہیں جن کے حوالے سے حسنی صاحب نشاندہی کر رہے ہیں. کچھ مزید بات کریں گے اس پر. ہمارے بیورو چیف کوئٹہ سے علی شاہ بھی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں اس مختصر بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, ہم بات کریں بلوچستان میں شاہ نورانی درگاہ پر ہونے والے دھماکے اور اس کے بعد کی صورتحال پر. اس وقت ترجمان بلوچستان حکومت انوار اللہ کاکڑ صاحب مجھے ٹیلی فون لائن پر جوائن کریں. کاکڑ صاحب, ابتدا میں ذرا مختصراً ہمیں بتا دیجئے اس وقت امدادی کارروائیاں کہاں پہنچی ہیں؟ اب ہمیں علم ہے کہ فوج کے دستے بھی وہاں پہنچ رہے ہیں کراچی اور خزدار سے. جی, جو بھی اویلیبل ریسورس ہے ریسکیو کا ہمارے پاس گورنمنٹ کے ڈسپوزل پہ, اس کو تمام کو موبلائز کیا جا رہا ہے تاکہ ہم میکسیمم لوگوں کو ریسکیو کرا سکیں. ٹھیک ہے کاکڑ صاحب, اس واقعے کی کوئی انٹیل رپورٹ, کوئی تھریٹ الرٹ تھا؟ ناٹ اسپیسیفک ٹو دس پلیس اور انسیڈنٹ. ٹھیک ہے, لیکن کاکڑ صاحب ہمارے علم میں ہے کوئٹہ سول اسپتال ہو, پولیس ٹریننگ اکیڈمی ہو, ایک تواتر سے دہشت گردی ہو رہی ہے بلوچستان میں. سو آپ کو لگتا ہے نامناسب ہوگا اس وقت اگر یہ سوال اٹھایا جائے صوبائی حکومت کی صلاحیت پر کہ اس واقعے سے پہلے اور اس واقعے کے بعد جو صورتحال بنتی ہے اس سے نمٹنے کی کیا صلاحیت ہے صوبائی حکومت کی؟ دیکھیں جی, پروونشل گورنمنٹ کے پاس ظاہر ہے وہ انڈیپینڈنٹ تو کوئی اینٹی نہیں ہوتی, لیکن ساتھ میں جتنی بھی فیڈرل سے اویلیبل ایجنسیز سچویشن کے لیے موجود ہوتی ہیں, اور ٹیررزم آپ کو پتا ہے کہ وہ کوئی صوبائی سبجیکٹ تو ہے نہیں, اس کے لیے ایک اوور آل قومی سطح پہ پلانز موجود ہیں اور اس کو ہول ہارٹیڈلی سبھی امپلیمنٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کاکڑ صاحب اب لیکن بہرحال نشانہ صوبہ آپ کا بن رہا ہے, سو کوئی گیپس آئیڈینٹیفائی کیے صوبائی حکومت نے کہاں درپیش ہے؟ دیکھیں, چیلنجز یقیناً آئیڈینٹیفائڈ ہیں. چیلنجز جو ہیں وہ اس قسم کے ہیں جن کی نیچر گروپس کی وہ بھی نون ہے, اور یہ پوسٹ ضرب عزم میں جو کامیابیاں آپ کو نارتھ وزیرستان ساؤتھ وزیرستان میں ملی, اس کا اسپل اوور افیکٹ افغانستان تک گیا اور وہاں سے یہ لوگ
दोबारा री एंटर बलूचिस्तान में भी हुए हैं। हम इसके नक्शस को देख रहे हैं जो बाहर के ग्रुप्स हैं और उस के हमारे जो डिस्ग्रंटेड एलिमेंट हैं, ये जब इकट्ठे होते हैं तो इस किस्म के वाकयात नुमा होते हैं। ठीक है काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त मुझे मीर हासिल साहब, नेशनल पार्टी के सरबराह और वफाकी वजीर, ज्वाइन कर रहे हैं। बजिंजर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये आज का वाकया बजिंजर साहब, और इससे कबल 2 बड़े वाकयात बलूचिस्तान में, क्या कहीं ये हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि गैप्स कहाँ हैं बलूचिस्तान को लेकर, दहशतगर्दी को रोकने में हम क्यों नाकाम हो रहे हैं? बजिंजर साहब, बजिंजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं? प्रॉब्ली कोई टेक्निकल इशू है। नाज़रीन, बजिंजर साहब मेरी आवाज़ नहीं सुन पा रहे हैं। अनवारुल हक काकड़ साहब जो तर्जुमान हैं सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान के, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। वो कह रहे थे कोई थ्रेट अलर्ट इस वाक़े से पहले मौजूद है। बजिंजर साहब, मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी बजिंजर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम। बजिंजर साहब, मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आज का वाकया और इससे पहले जो 2 बड़े वाकयात हुए हैं बलूचिस्तान में, क्या ये कहीं हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि गैप्स कहाँ हैं बलूचिस्तान में, दहशतगर्दी को हम रोकने में क्यों फेल हो रहे हैं बज़ाहिर? देखिए जी, जहाँ तक इस वाक़े का ताल्लुक है, ये थोड़ा एक लिहाज से मुख्तलिफ भी है, क्योंकि ये बलूचिस्तान के इंतहाई रिमोट एरिया में हुआ। और अगर हम यहाँ कहें कि कोई सिक्योरिटी दे सकते हैं तो सरकारी बात करने के अलावा, ये ऐसा एरिया है कि सिक्योरिटी इज नॉट पॉसिबल है। ये बहुत ओपन इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और यहाँ अरसे दराज से लोग सैकड़ों की तादाद में, बल्कि हजारों की तादाद में डिफरेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली कराची, सिंध, लसमेला से हजारों लोग आते हैं। और ये बहुत ही खुला डुला इलाका है। यहाँ इतनी सिक्योरिटी भी आप डालना चाहें तो आप नहीं डाल सकते, और ये इतना पीसफुल इलाका है, आपके अंदाजा लगाएं कि है पहाड़ी इलाका। सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन कराची वालों की होती है। तो इसीलिए मेरे जो एक शक जा रहा है वो इस तरह है कि जो कल वाकया हुआ था, जो तालिबान और अलकायदा के आदमी को मारा था, तो उनको ऐसी जगह मिली जहाँ ये रिएक्शन दे सकते थे। मेरा ज़हन उस तरफ जा रहा है। ठीक है वज़ीर साहब, चलें, एक तो वाकया हुआ, इस इलाके की सिक्योरिटी किस हद तक मुमकिन है। बहरहाल पाकिस्तान का इलाका है बजिंजर साहब, और बलूचिस्तान का है। तो आज जो लोग यहाँ जख्मी हुए, जाँ बहक हुए, क्या उनको हम ये जवाब दे सकते हैं कि दूर दराज इलाका है, रसाई मुश्किल है, इसलिए इमदादी सहूलत आप तक नहीं पहुंच सकती वक्त पर? ये एक मुनासिब जवाब है? मेरे ख्याल में इसका कोई जवाब नहीं है। और मैंने शुरू में जब आप लोगों से मेरी बात हुई थी, मुझे उन्होंने कहा था कि ये रिस्क्यू क्या हो सकता है। मैंने कहा जी, इधर इस इलाके में सिवाय हेलीकॉप्टर के इमीडिएट कोई दूसरी रिस्क्यू हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर आप इन मरीजों को वहां से लाना भी चाहें, क्योंकि यहाँ से तो आप गाड़ी भेजेंगे तो आपको 2-2.5 घंटा आने में लगेंगे, 2-2.5 घंटा वापस कराची पहुंचने में लगेंगे। तो इस वक्त मेरे हिसाब से तो मैंने जब बलूचिस्तान वालों से भी मेरी बात हुई तो मैंने कहा कि कोशिश किया जाए कि हेलीकॉप्टर्स के जरिए इन लोगों को रेस्क्यू करें, क्योंकि वरना एक तहसीलदार और एक डॉक्टर के अलावा और एक खलीफा के अलावा बाकी कोई एडमिशन होती नहीं है वहाँ पे। और इसीलिए ये भी तयन करना मुश्किल है कि वहाँ कौन लोग। ठीक है वज़ीर साहब, मुख्तसरन, जाहिर बात है सिक्योरिटी सिर्फ वहां पर पुलिस या एफसी एहलकार खड़ा कर देने का नाम नहीं है। हमने तो एक नेशनल एक्शन प्लान फॉलो करना है, इस तरह के वाकयात को प्रीएम्प्ट करना है। सो पॉलिसी लेवल पर कोई गलती जिसकी आप निशानदेही करना चाहें? तो देखिए, पॉलिसी लेवल पे देखिए, मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो मामला है ये रोके ही इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए जा सकते हैं। ये पुलिस वाले या फौज के कड़ा करने से नहीं हो सकते। जब तक बड़े पैमाने पर जब आपने एक टारगेट अचीव किया था किसमें, हब में, तो आपको इंटेलिजेंस को इस इलाके में बहुत ज्यादा अलर्ट होने की जरूरत थी। मेरे ख्याल में शायद उसमें गैप नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक है बसीर साहब, बहुत शुक्रिया। और हसी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आप। हसी साहब, बजिंजर साहब जो फरमा रहे हैं, ये तो एक इलाका हुआ, वहाँ शायद सिक्योरिटी खड़ी करना, पूरे इलाके का हिसार बना लेना मुश्किल होगा, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान में तो इस तरह के शायद फिर बहुत से इलाके हैं। सो ये हम जवाब ज़्यादा देर तक आगे लेकर नहीं चल सकते
کہ آن گراؤنڈ ٹرین مشکل ہے, ہمیں تو پالیسی لیول پر گیپس آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں. سو نیشنل ایکشن پلان ہے, مقامی سطح پر کئی فیکٹرز ہیں, کالعدم تنظیمیں ہیں, علیحدگی پسند جتھے ہیں مسلح, کہاں سے شروع کرنا ہوگا دوبارہ سے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پہ کوئی عمل درآمد تو ایسا جو جس طرح سے ہونا چاہیے وہ عمل درآمد ہو ہی نہیں رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں کم از کم اس نتیجے میں پہنچا ہوں کہ میں پچھلے بلوچستان 44% ہے پاکستان کا, وسیع رقبہ ہے, لوگ کم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ تو بہت دور دراز علاقہ ہے جہاں پہ ہیلی کاپٹر نہیں جا سکتی, لوگوں کی رسائی نہیں ہے. جہاں پہ چھوٹے چھوٹے شہر ہیں وہاں پہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کے کوئی حادثات ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتا, کیونکہ اگر ہاسپٹل موجود ہے تو ڈاکٹر برائے نام وہاں پہ ان کا نام لسٹ میں ہوتا ہے, ان کی میں سمجھتا ہوں کہ موجودگی نہیں ہوتی. اللہ نہیں کرے اس طرح کے واقعات دوبارہ ہوں اور کہیں پہ بھی ہوں. لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اگر یہ واقعات ہمارے ساتھ ہوتے جا رہے ہیں, ماں سوائے ٹی وی پہ اظہار افسوس کرنے کی یا ایک دو اسٹیٹمنٹ دینے کی یا ایک دفعہ وزٹ کرنے کی, میں سمجھتا ہوں ہمارے نصیب میں شاید یہی کچھ بھی ہے. موجودہ فیڈرل گورنمنٹ کو اس طرف توجہ اس کی ہے ہی نہیں سرے سے. اگر اس کو توجہ دینا ہوتا تو اتنے بڑے بڑے واقعات بلوچستان میں ہو گئے, تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے یہ کوئی مشکل کام تھا. حسن صاحب قطع کلامی, آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وفاق کی حکومت کی توجہ نہیں ہے؟ اب چین سے میرا سوال سن لیجیے گا, اب سی پیک کو لے کر تو بڑی سینسٹیو ہے وفاقی حکومت, وزیراعظم کل گوادر پہنچ رہے ہیں, سو ان کو میٹر نہیں کرتا کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ دیکھیں جی, سی پیک کے مخالف نہیں ہے, ہم سی پیک کے حق میں ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ سی پیک میں ابھی بھی بلوچستان میں جو $46 بلین ان کو ملے ہیں, وہ بلوچستان میں ایک پیسہ بھی انہوں نے نہیں لگایا ہے. یہ روڈ جو وہ FW بنا رہا ہے یہ آپ کی بجٹ سے بن رہا ہے, پاکستان کے بجٹ سے بن رہا ہے. اگر یہ سی پیک سے سنسیئر ہوتے, یہ چاہتے کہ سی پیک پہلے جس مقصد کے لیے گوادر پورٹ کو آپ کنیکٹیوٹی کی بات ہے, آپ کنیکٹ کریں کاشغر کے ساتھ, یہ بہت ڈیٹیل کی بات ہوگی. وہ البتہ یہ اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ 46 بلین اپنے ٹھیکیداروں کے ساتھ مل کے وہ ٹھیکے دیے جا رہے ہیں, اور یہ سب پورا پاکستان سمجھتا ہے. جب بھی کوئی بات کرتا ہے یا اس کی مخالفت کرتا ہے کہ بھئی آپ آ جائیں, پہلے کنیکٹ کریں گوادر کو دنیا سے, کاشغر سے کنیکٹ کریں پہلے, ادھر وہ آ کے کہتے ہیں کہ جی یہ سی پیک کے مخالف ہے, ہم سی پیک کے حق میں ہیں, ہم پاکستانی ہیں, ہم پاکستانی سوچ رکھتے ہیں. اس کو ان پیسوں کے علاوہ ان ایکٹیویٹیز پہ جو آج کل ہو رہا ہے, جو جس طرح کے دھماکے ہو رہے ہیں, خودکش حملے ہو رہے ہیں, لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ورس سے ورس خراب ہوتی جا رہی ہے, اس طرف تو ان کی توجہ ہے ہی نہیں. یہ وہ یہی مقصد سمجھتے ہیں کہ جی ہم ٹی وی پہ آگے اعلان کرتے. اعلان پہ مجھے آج تک بتا دیں کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان کی ورثہ کے لیے جو انہوں نے اعلانات کیے, کتنے لوگوں کو ابھی تک جو اعلانات انہوں نے کیے ان کی مدد جو انہوں نے کی ہے وہ کتنا ملا ہے ابھی تک؟ میں کنفرم ہوں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ملا ہے, یہ کچھ کرنا بھی نہیں چاہتے, ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے, اور یہ اس مقصد یہ سوچ رہے ہیں کہ جی 2018 کے الیکشن میں حسن صاحب, آپ کی جماعت ہے جو مقامی قیادت ہے بلوچستان کی, آپ لوگ جو نمائندگی کرتے ہیں بلوچستان کی, وہ پھر اپنی پارٹی سے بات کریں گے کہ جی اس کو ذرا ایشو نمبر 1 بنائیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, سیاسی معاملات اپنی جگہ. بالکل جی, ہم سب ویسے بھی سی پیک کی جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی ہے, پیپلز پارٹی کی نمائندگی سینٹ میں کرتا ہوں, وہاں پہ تو ویسے بھی ہم نے اخباروں پہ بین لگا دی ہے کہ اخبار والے نہیں آ سکتے, جو ہم بولتے ہیں وہ ہمارے ممبرز اور آنے والے لوگ سنتے ہیں. لیکن مسئلہ ایشو یہ ہے کہ ہماری تمام پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اب اس بات پہ آ جائیں کہ جی سی پیک کو بھی ٹھیک کریں, اور یہ جو بلوچستان کے حالات ان کو بھی ٹھیک کریں. فتح محمد حسنی صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یقیناً ایک انتہائی افسوسناک واقعہ, اب جو وفاقی حکومت, صوبائی حکومت, پورے پاکستان کے جو ذمہ داران ہیں ان کی توجہ مانگ رہا ہے. جو بلوچستان میں آج دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے, وفاقی حکومت کو اگر یہ لگتا ہے کہ سیاسی انریسٹ سی پیک کے حوالے سے ایک غیر یقینی صورتحال کو جنم دیتا ہے, تو اب تک کی اطلاع تو یہ ہے کہ وزیراعظم نے کل گوادر پہنچنا ہے, اور وہاں سے ایک پہلا جہاز چین سے آنے والے سامان کو لے کر مڈل ایسٹ اور افریقی ممالک کی جانب بھی روانہ ہونا ہے. تو ضرور وفاقی حکومت کو سوچنا چاہیے کہ اس طرح کے واقعات سی پیک, بلوچستان اور پاکستان میں لوگوں کی سلامتی کے لیے کیا معنی رکھتے ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی.